नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज पर। संजय दत्त बॉलीवुड के एक जाने माने कलाकार हैं और आज की डेट में जब नेपोटिज्म का इतना ज्यादा बोलबाला है हर तरफ, उस समय यह कहा जा रहा है कि संजय दत्त भी नेपोटिज्म की ही पैदाइश है। उन्होंने अपनी फिल्म के करियर की शुरुआत जो की थी वो अपनी ही फादर की बनाई हुई एक फिल्म से की थी जिसका नाम था रॉकी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली वो एक नेपो किड है। और जहां तक सवाल उठता है कि क्या वो सिर्फ एक नेपो किड है, ये बात पूरी तरह से गलत है। आप एक चीज खास तौर पर देखें कि वो एक अभिनेता के साथ साथ एक फिल्म निर्माता भी रह चुके हैं, एक राजनीतिज्ञ भी रह चुके हैं, एक मेरे ख्याल से सजायाफ्ता मुजरिम भी रह चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है। और 1981 में रॉकी से शुरुआत करने के बाद 1982 में उन्होंने विधाता में काम किया और ये बहुत ज्यादा जो है मेरे ख्याल से उनके करियर को आगे बढ़ाने वाली फिल्म थी। और नाम उनके करियर के जो है एक टर्निंग पॉइंट था, जहां पर पहली बार की उन्हें एक बतौर एक्टर के तौर पर देखा गया। काफी एक मार्मिक रोल किया था उस फिल्म में उन्होंने, एक ऐसे व्यक्ति का जो अपने परिवार से बिछड़ा हुआ है, जो क्राइम की दुनिया में जा चुका है लेकिन जिसका परिवार नहीं जानता है। एक बहुत बड़ी कमर्शियल हिट थी और कमर्शियल के साथ साथ एक क्रिटिकल भी काफी हिट रही। 80 के दशक में फिर उन्होंने बहुत सारी अच्छी फिल्मों में काम किया, जैसे ईमानदार था, इनाम 10,000 था, जीते हैं शान से, कानून अपना अपना, ताकतवर। लेकिन ये तमाम फिल्में जो है बहुत ही फॉर्मुलाइक फिल्म थी और जैसे आई वैसे ही चली गई। आज की डेट में इन फिल्मों को याद भी नहीं करता। उनकी जो फिल्में बाद में जाकर के आई और ज्यादा मेरे ख्याल से आज याद की जाती हैं, उनमें कब्जा है, हथियार है। लेकिन ये फिल्में जो है, हालांकि उनकी एक्टिंग अच्छी सराही गई थी उस समय, लेकिन कमाई के हिसाब से बहुत औसत रही थी। उन्होंने बाद में गोविंदा, मिथुन, धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ और सनी देओल के साथ कई मल्टी स्टारर फिल्मों में काम किया और एक बार को ऐसा भी लग रहा था कि वो मल्टी स्टारर फिल्मों में ही खो करके रह जाएंगे। लेकिन उनके बाद जो है एक के बाद एक 1990s में उनके पास जो अच्छी फिल्में आती गई, वो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से जो है एक इंपॉर्टेंट फेज था उनका। तेजा थी, खतरनाक थी, जहरीली थी, थानेदार थी, खून का कर्ज, यलगार, गुमराह, साहिबान, आतिश, कई फिल्में थी, मल्टी स्टारर फिल्में थी, लेकिन जिसमें मेन स्टार कास्ट के रूप में प्रमोट किया गया था संजय दत्त को। 1991 में रिलीज हुई फिल्म साजन जो है उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। हालांकि उसका क्रेडिट तीनों कलाकारों को बराबर मिला था, संजय दत्त को, सलमान खान को और साथ में माधुरी दीक्षित को। लेकिन उसके बाद सड़क आई, खलनायक आई, गुमराह आई, बॉक्स ऑफिस पर कमाई की जो है धूम मचती चली। और उसके बाद फिर संजय दत्त का जीवन जो है वो एक बहुत ही बुरे फेज से गुजरना स्टार्ट किया, जब विवादों में घिरे रहे वो। और इसका मेरे ख्याल से असर उनके करियर पर भी बहुत ज्यादा पड़ा। कई उतार चढ़ाव आए उनके करियर में। 1999 में उनका करियर जो है वापस से मेरे ख्याल से ऊपर बढ़ने लगा दोबारा और वो फिल्में आई। उसके बाद कारतूस आई, खूबसूरत आई, हसीना मान जाएगी, दाग द फायर, वास्तव, और सभी फिल्में एक के बाद एक हिट। लेकिन अभी उनका एक बहुत बड़ा फेज बचा हुआ था और वो था एक कैरेक्टर एक्टर, जब उन्होंने रोमांस करना बंद किया हीरोइनों को और उसके बाद फिर वो आगे बढ़े बतौर एक कैरेक्टर एक्टर। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज था उनके करियर का। उन्होंने फिल्में की जिसमें कि उन्हें राष्ट्रपति ने बुला करके राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया गया। मेरे ख्याल से फिल्म थी मिशन कश्मीर। उसके बाद जोड़ी नंबर 1 आई, पिता आई, कांटे आई, बहुत सारी ऐसी फिल्में आई। मुन्ना भाई एमबीबीएस ने तो कमाल ही कर दिया। और एक के बाद एक जो है लगातार हिट फिल्में देते चले गए। उसके बाद उन्होंने विलेन का रोल करना स्टार्ट किया, जहां पर अग्निपथ को में आपने उन्हें देखा बतौर विलेन एक बहुत अच्छे कलाकार के रूप में। और वही नहीं, उन्होंने अपने आप को जो है काफी चेंज किया। पीके में जो है उन्होंने एक सपोर्टिंग रोल लेकर के भी जो है एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला जनता के ऊपर। तो क्यों मैं ऐसा कहता हूं कि संजय दत्त नेपोटिज्म से आगे हैं? बिकॉज नेपोटिज्म डेफिनेटली उनकी फिल्म में इंडस्ट्री के अंदर एंट्री जो हुई थी उसमें बहुत ज्यादा उसका रोल था। जैसा कि आपने संजू में भी देखा कि वो एक ऑलमोस्ट रिलक्टेंट हीरो थे। वो फिल्म के हीरो बनना चाहते नहीं थे, लेकिन एक ऐसा करियर था जिसमें कि वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते थे, अपनी वेवर्ड लाइफ को छोड़ करके कुछ ऐसा कर सकते थे जिससे उनके पेरेंट्स प्राउड फील करते। तो वो यहाँ आए। लेकिन ये मेरे ख्याल से अंत नहीं है उनके बारे में बात करने का, क्योंकि उनकी एक सबसे बड़ी जो मेरे ख्याल से खूबी है वो ये है कि वो समय के साथ रीइन्वेंट करते गए। उनका लुक रीइन्वेंट हुआ, कभी उनके लंबे बाल आए, कभी उनके बहुत छोटे बाल आए, कभी फिजिक उनका बहुत लीन हुआ, कभी उन्होंने फिजिक को अपने इंप्रूव किया। वो नेपोटिज्म के आगे तब निकले जब वो जनता के द्वारा सराहे गए। चीज क्या होती है कि कोई भी कलाकार जो आता है इंडस्ट्री में, वो दो कारणों से जो है चलता है। एक तो ये कि इंडस्ट्री उसको घींच घींच के चलाती रहती है, उसे दोबारा पे तिवारा, तिवारा पे चौबारा मौके दिए चली जाती है। और कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो कुछ ही मौके मिलने के बाद अपनी स्थिति इतनी सॉलिड कर लेते हैं कि फिर इससे अंतर नहीं पड़ता है कि उनके माता कौन है, पिता कौन है। और वही मेरे ख्याल से सबसे एक बड़ी अचीवमेंट है संजय दत्त की, कि आप ध्यान दें कि वो आज की डेट में आप संजय दत्त का जब नाम लेते हैं तो संजय दत्त के जो फैंस हैं
वो मेरे ख्याल से सुनील दत्त या नरगिस की एक भी फिल्म नहीं देखे होते, लेकिन उसके बावजूद वो संजय दत्त को पसंद कर रहे हैं। इसका मतलब सबसे बड़ा यह है कि वो नेपोटिज्म से आगे बढ़ चुके हैं। नेपोटिज्म सिर्फ वहीं तक है जब तक पिता की याद आपको खींच रही हो, या माता की याद, या चाचा की, कोई भी हो। लेकिन जब आप एक अपने फैंडम को क्रिएट कर लेते हैं, जब आप ये सिद्ध कर देते हैं कि नहीं, जो आप कर रहे हैं वो आपको करना आता है, उसके बाद फिर वो नेपोटिज्म के बाहर चला जाता है। और मेरे ख्याल से यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी आपको देखने के लिए मिल रही है। मैं इस बारे में और भी आकर के आपको बताता रहूंगा। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। और एक और मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बहुत आवश्यक है हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ते रहना। मैं मिलूंगा इसी तरह और ज्यादा जानकारियों के साथ, आपके साथ जुड़ा रहूंगा।